डॉक्टर स्वीटी आयुर्वेदिक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है एग्जामिनेशन ऑफ आई। एग्जामिनेशन ऑफ आई, ठीक है। तो अब इसमें हम ये पढ़ेंगे, जैसे कोई पेशेंट हमारे पास आता है तो हम मतलब अगर वो आई की कंप्लेन लेके हमारे पास आता है तो हम उसका क्या क्या ट्रीटमेंट करेंगे, यानी ट्रीटमेंट करने से पहले हमें उसका कुछ एग्जामिनेशन करना होगा। तो उस एग्जामिनेशन को करने का एक पूरा पैटर्न होता है कि किस स्टेप से हम उस एग्जामिनेशन को करेंगे, पहले किन किन चीज़ों का हमें ध्यान देना है, तो वो सब चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हमारा फर्स्ट, यानी कोई भी पेशेंट जब हमारे पास आया है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसकी हिस्ट्री लेंगे, यानी कि उससे पूछेंगे कि उसके बारे में जितनी भी जानकारी है हम उसको पता करेंगे। तो सबसे पहले इसमें है नेम, उसका नेम पूछेंगे, दैन उसके बाद उसका एज, फिर सेक्स और दैन उसके बाद ऑक्यूपेशन, क्योंकि ये सब जानना भी ज़रूरी है। एक तो उसकी बेसिक मतलब पर्सनल जो भी इंफॉर्मेशन है उसको जानने के लिए ये ज़रूरी है। दैन उसके बाद कुछ ऐसी डिजीज़ भी होती हैं जो कि सेक्स के अकॉर्डिंग, यानी मेल में ज़्यादा या फीमेल में कम, या कुछ ऐसी डिजीज़ होती हैं जो कि ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग होती हैं, और कुछ ऐसी डिजीज़ हैं जो कि एज के अकॉर्डिंग होती हैं। इसलिए इन सब चीज़ों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट इसके बाद है हम उससे पूछेंगे डिफेक्टिव विज़न, यानी कि डिफेक्टिव विज़न यानी कि उसको जो दिखाई दे रहा है वो कैसा है, उसका विज़न जो है वो कैसा है, यानी नियर विज़न है, डिस्टेंट यानी दूर, मतलब पास का नहीं देख पा रहा है या दूर का नहीं देख पा रहा है, या फिर दोनों ही नहीं देख पाता है। तो ये हम उससे पूछेंगे। दैन उसके बाद हम उससे पूछेंगे आपको हेडेक तो नहीं हो रहा है तो क्या मतलब होता है या नहीं। अगर होता है तो हम उसके अकॉर्डिंग फिर क्या करेंगे, अपने इन्वेस्टिगेशन को या अपनी जो भी एग्जामिनेशन है उनको उसको आगे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट उसके बाद है पेन इन आई बॉल, यानी कि जो आई बॉल है उसमें उसको पेन तो नहीं होता है, ठीक है। फिर उसके बाद वाटरिंग ऑफ आई, यानी कि उससे हम पूछेंगे कि आपको वाटरिंग तो नहीं हो रही है आई से। नेक्स्ट इसके बाद है कि डिस्चार्ज, यानी कि आई से कोई डिस्चार्ज तो नहीं होता, और अगर होता है तो वो किस टाइप का है, म्यूकॉइड है, म्यूकोपुलरेंट है या पुरुलेंट है, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें मतलब जो डिस्चार्ज हो रहा है वो भी किस टाइप का डिस्चार्ज है, इसको भी हम उस पेशेंट से पूछेंगे। नेक्स्ट इसके बाद है फोटोफोबिया, यानी कि उसको कहीं लाइट से उसको डर तो नहीं लगता है, ठीक है। जैसे अगर कहीं पर बहुत ज़्यादा तेज़ लाइट है या एकदम से रोशनी हो जाती है तो उसको कभी उन चीज़ों से डर तो नहीं लगता, इसलिए हम उससे पूछेंगे कि उसको फोटोफोबिया तो नहीं है। नेक्स्ट इसके बाद है हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा, यानी कि हमें उस पेशेंट से ये भी पूछना है कि कभी कोई चोट तो नहीं लगी है आइज़ में, या कभी ऐसा हुआ हो कि मतलब आइज़ में कुछ डिफेक्ट उसको हुआ। चोट लगने की वजह से भी बहुत सारी ऐसे आइज़ के डिफेक्ट हैं जो हो जाते हैं, तो इसलिए हमें उसे ट्रॉमा की हिस्ट्री भी जाननी है। नेक्स्ट इसके बाद है पास्ट हिस्ट्री, यानी कि कभी पास्ट हिस्ट्री का मतलब है इसमें रेडनेस ऑफ आई देखेंगे, कि फिर डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, और पहले कोई इसका अगर आई का ऑपरेशन हुआ है तो वो हम उससे पूछेंगे, ठीक है। जैसे डायबिटीज़ है उसमें जैसे उससे पूछेंगे आपका डायबिटीज़ कितना पुराना है, क्योंकि जब डायबिटीज़ काफ़ी ज़्यादा पुराना हो जाता है फिर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो आइज़ पर भी इफेक्ट करने लगता है, इसलिए हमें उससे पूछना है कि कुछ ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं है। नेक्स्ट इसके बाद फैमिली हिस्ट्री, यानी कि कुछ ऐसी डिजीज़ भी होती हैं जो कि फैमिली से यानी कि जेनेटिक भी होती हैं, तो वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचती हैं। तो कुछ इस टाइप की डिजीज़ हैं जैसे ग्लूकोमा, टोसिस, ठीक है, रेटिनाइटिस, मायोपिया, कैटरेक्ट, और भी बहुत से हो सकते हैं कि वो फैमिली से भी फैमिली से आगे बढ़ते चले जाते हैं, ऐसी डिजीज़ भी होती हैं। तो इसलिए हम उससे पूछेंगे कि आपकी फैमिली में तो कोई ये डिजीज़ चली हुई नहीं आ रही है, तो इसलिए फैमिली हिस्ट्री लेना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आता है हमारा, जैसे भी हमने पेशेंट का हिस्ट्री लिया उसके बाद जो मेन सेकेंड पॉइंट आएगा वो आएगा प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन। प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन का मतलब है कि जब स्टार्टिंग में पेशेंट आ रहा है हमारे पास तो उस टाइम पे हम उसकी क्या एग्जामिनेशन, जो सबसे इनिशियली जो एग्जामिनेशन है, यानी कि जब पेशेंट आता है तो जब वो आ रहा है तो हम जब भी कोई पेशेंट डॉक्टर के पास आता है तो जब वो ओपीडी में एंटर करता है तो उस टाइम पे उसकी पोजीशन को देखते हुए, ठीक है, उसकी एक्टिविटीज़ को देखते हुए, उसके फेशियल एक्सप्रेशन, उसके मूवमेंट्स, आई के मूवमेंट्स, उसके हेड के मूवमेंट, इन सभी चीज़ों को देखते हुए हम कुछ चीज़ों का अंदाज़ा लगा लेते हैं। तो उन सब चीज़ों का अंदाज़ा लगा के जो इनिशियली जो एग्जामिनेशंस किए जाते हैं वो सब प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशंस में आते हैं। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है पोजीशन ऑफ द हेड, जैसे कि पेशेंट हमारे पास आया उसका हेड का पोजीशन कैसा है, जैसे कि अगर किसी को एस्टिग्मेटिज्म है या किसी को बिस्मिस है, ठीक है। तो एस्टिग्मेटिज्म मतलब दूर दृष्टि, यानी कि जिसको पास का दिखाई नहीं देता है, तो उसमें क्या होता है, जैसे किसी को भी इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम है तो उसमें
इसमें क्या होगा, जैसे कोई जिसको पास का नहीं दिखता तो वो अपने आइज़ से क्या करते हैं, फोकस करने के लिए हेड के कुछ मूवमेंट्स करते हैं, ठीक है। अब जैसे स्ट्रैबिस्मस जो होता है, यानी कि अगर कोई महंगा है, ठीक है, तो उसका आई का जो कोऑर्डिनेशन है या देखने का जो तरीका है उससे मतलब उसके हेड के मूवमेंट्स डिफरेंट रहते हैं, यानी कि वो अपने आइज़ को फोकस करने के लिए हेड के मूवमेंट्स डिफरेंट करता है। तो हम पोजीशन ऑफ हेड यानी कि हेड की पोजीशन को देखकर भी ये थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसको कोई क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है फेस, यानी कि फेस में क्या देखेंगे, फेशियल एसिमेट्री, यानी फेशियल एसिमेट्री जैसे कि बेल्स पाल्सी डिजीज़ में, फिर फेशियल हेमी एट्रोफी जो है इसमें, फिर टोसिस, इन सब में क्या होता है, ये अलग अलग है। इसमें फेशियल एसिमेट्री रहती है, यानी कि फेस के जो नर्व सप्लाई है वो कहीं ना कहीं मतलब डिफरेंट हो जाती है। जैसे कि पाल्सी मतलब पैरालिसिस, यानी कि बेल्स पाल्सी में कुछ फेस का पैरालिसिस हो जाता है, तो उसमें हाफ का रहेगा या जिस तरह का भी रहेगा उसमें क्या होगा, फेशियल एसिमेट्री रहेगी, यानी कि हाफ फेस मतलब जो हाफ फेस है वो डिफरेंट मतलब शो करेगा, यानी कि उसके जो एक्सप्रेशंस हैं वो डिफरेंट रहेंगे, एसिमेट्री उसमें रहेगी। ऐसे ही फेशियल हेमी एट्रोफी, यानी कि हाफ फेस में अगर एट्रोफी हो जाती है तो उसमें दोनों साइड के जो एक्सप्रेशन है या दोनों साइड के आई के मूवमेंट्स या आईब्रोज के मूवमेंट्स क्या होंगे, डिफरेंट रहेंगे। नेक्स्ट उसमें है टोसिस में भी क्या होता है, जो आईब्रोज के जो मूवमेंट्स है या फिर आईब्रोज की जो पोजीशन है और आई बॉल्स की जो पोजीशन है वो सब क्या रहते हैं, डिफरेंट रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है आईब्रो। तो आईब्रो फॉलिंग, यानी कि आईब्रो में देख सकते हैं जैसे मिक्सिडिमा अगर किसी पेशेंट को होता है तो उसमें क्या होता है, आईब्रोज क्या करती हैं, फॉलिंग करती हैं। मिक्सिडिमा डिजीज़ जो है ये थायराइड की यानी हाइपोथायराइडिज्म जिनको होता है उनको मिक्सिडिमा हो सकता है, मतलब हो जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, जो आईब्रोज हैं वो फॉल करेंगी। तो कुछ इस तरह के सिम्टम्स को देखकर भी हम क्या कर सकते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं कि आइज़ में क्या क्या एग्जामिनेशन हो सकते हैं। पैल्पेब्रल फिशर, यानी कि जो पैल्पेब्रल फिशर का मतलब क्या है, जो हमारा ये मतलब दोनों आईलिड्स के बीच का जो ये फिशर होता है इसको बोलते हैं पैल्पेब्रल फिशर। तो इसमें क्या होगा, अगर ये वाइड हो जाएगा, ठीक है, जैसे हम आइज़ को नॉर्मली ओपन करते हैं, ठीक है, अगर ये नॉर्मल जो हमने ओपन किया अगर ये वाइड हो जाता है तो ये किस कंडीशन में होगा, लैग ऑफ थैलेमस कंडीशन में, ठीक है। अगर ये नैरो हो जाए, यानी कि जो हम आई को वाइड करते हैं, यानी कि जो दोनों लिड्स जब ओपन होती हैं तो जब वो ओपन हो तो जो बीच का एरिया है अगर वो नैरो रहता है तो वो किस कंडीशन में नैरो रह सकता है, वो ब्लेफेरोस्पाज्म और ब्लेफेरोफिमोसिस में क्या रह सकता है, नैरो हो जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है पोजीशन ऑफ द लिड्स, यानी जो हमारी आई लिड्स हैं इनकी क्या पोजीशन होती है, पोजीशन के अकॉर्डिंग भी हम पता कर सकते हैं कि एग्जामिन कर सकते हैं कि कौन सी डिजीज़ हो सकती है। तो जैसे कि अपर लिड ड्रॉप, अगर जो अपर लिड है, ये जो हमारी अपर लिड है अगर ये ड्रॉप हो जाए, यानी कि अगर हम जैसे नॉर्मली आइज़ को खोलते हैं तो हमारी दोनों आइज़ खुल जाती हैं, लेकिन अगर दोनों आइज़ ना खुलें या अपर लिड जो है यानी अपर आई लिड खुले ना, वो ड्रॉप रहे, तो उस टाइम पर हम समझेंगे कि टोसिस है, ठीक है। और अपर लिड रिट्रैक्टेड, यानी कि जो अपर लिड है अगर ये रिट्रैक्ट हो जाए, यानी इस तरह से अगर मुड़ जाए, यानी अंदर वाला जो पोर्शन है वो बाहर की तरफ दिखाई दे, रिट्रैक्टेड हो जाए, तो फिर हम उसको क्या समझेंगे, प्रोप्टोसिस समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है साइज एंड पोजीशन ऑफ आई बॉल, यानी जो हमारी आई बॉल है ये नॉर्मली कैसे दिख रही है, नॉर्मल कंडीशन में है, लेकिन अगर ये स्मॉल हो जाती है, अगर आई बॉल क्या है, स्मॉल, यानी स्मॉल हो जाएगा तो उसको बोलेंगे माइक्रोथैलेमस, ठीक है। इसका साइज़ अगर स्मॉल हो गया है तो क्या बोलेंगे, माइक्रोथैलेमस। अगर ये ज़्यादा बिग हो गया, यानी आई बॉल जो है अगर वो ज़्यादा क्या हो, ये बिग हो गई है तो उसको बोलेंगे बफथैलेमोस, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है श्रंकन, ठीक है। शंकन, अगर जो आइज़ हैं वो श्रिंक हो गई हैं, मतलब अंदर छोटी सी हो गई हैं तो उसको बोलेंगे एंडोथैलेमस। और अगर जो है वो प्रोट्रूटेड यानी बाहर की तरफ ऐसे लग रही है कि बाहर को निकलने वाली हैं तो उसको बोलेंगे एक्सोथैलेमस, ठीक है। तो उस कंडीशन में ये प्रोट्रूटेड रहेगा। नेक्स्ट है हमारा ऑर्बिट, यानी जो हमारा ऑर्बिट है अगर इसमें कोई भी डिफॉर्मिटी अगर हमें दिख रही है तो उसको भी हमें एग्जामिन करना है कि कोई डिफॉर्मिटी है या नहीं। नेक्स्ट इसके बाद आता है क्लोजर एग्जामिनेशन ऑफ द आई, यानी कि अब तक हमने पढ़ा था प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन ऑफ द आई, लेकिन अब हम पढ़ेंगे क्लोजर एग्जामिनेशन ऑफ आई, यानी कि हम जब पेशेंट हमारे पास बैठ गया है हम क्लोजली उसके जाएंगे और बहुत क्लोज आके उसका क्या कर रहे हैं, हम एग्जामिनेशन करेंगे, पास से देख के उसका एग्जामिनेशन करेंगे, तो उसको बोलते हैं क्लोजर एग्जामिनेशन ऑफ द आई। तो इसमें फर्स्ट है आईलिड, ठीक है। जो आईलिड्स हैं इनका एग्जामिनेशन कैसे करेंगे, पहले हम देखेंगे इसमें रेडनेस तो नहीं है, स्वेलिंग तो नहीं है, पिगमेंटेशन तो नहीं हो रही है। फिर हम देखेंगे डायरेक्टेड,
ठीक है, यानी डायरेक्शंस, यानी जो आईलिड की जो डायरेक्शन है, यानी इस पे जो लैशेस लगे हुए हैं, अगर उनकी डायरेक्शन मिस डायरेक्शन है, नॉर्मली क्या होता है ये आईलैशेस इस तरह से ऊपर इस तरह से घूमे हुए रहते हैं, बट अगर ये मिस डायरेक्टेड होंगे, यानी कि कुछ इधर हो रहे हैं कुछ उधर हो रहे हैं, तो यानी मिस डायरेक्टेड होंगे तो उसको ट्राइकिएसिस बोला जाएगा, यानी उस ट्राइकिएसिस की कंडीशन में क्या रहते हैं, ये मिस डायरेक्टेड रहते हैं। नेक्स्ट इसके बाद है विटिलिगो ऑफ लैशेस, यानी बहुत सारे ऐसी मतलब कंडीशंस रहती हैं जिसमें क्या होता है जो हमारी आईलिड्स में आईलैशेस लगे हुए हैं वो कैसे हैं, विटिलिगो, यानी कि जैसे कि डिफरेंट कलर से वाइट हो गए हैं, आधे वाइट हैं आधे वाइट नहीं हैं, विटिलिगो उसमें हो गया। जैसे कि हम देखते हैं कुछ ह्यूमंस ऐसे होते हैं जिनकी स्किन में वाइट पैचेस बन जाते हैं, तो वैसे ही आईलैशेस पे भी जब इस तरह के पैचेस बन जाएंगे तो उसको बोलेंगे विटिलिगो ऑफ लैशेस। तो विटिलिगो ऑफ लैशेस में क्या होगा, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ ह्यूमंस होते हैं जिनकी जो स्किन होती है जगह जगह से वाइट रहती है और जगह जगह से नॉर्मल कलर रहता है, तो ऐसे ही जो आईलैशेस होती हैं उसमें भी क्या हो जाता है, विटिलिगो हो जाता है। यानी कि आईलैशेस में कुछ लैशेस तो होती हैं जो वाइट हो जाएंगी, कुछ लैशेस हैं जो नॉर्मल कलर में रहेंगी, ठीक है, या फिर पूरी ही वाइट हो जाएंगी। इस तरह से आईलैशेस में भी मिलता है विटिलिगो, ठीक है। तो उससे हम देखेंगे विटिलिगो ऑफ लैशेस है या नहीं है। फिर देखेंगे लिड मार्जिन्स, यानी कि जो आईज है हमारी आईलिड्स हैं उनकी जो मार्जिन्स है अगर वो इन्वर्टेड हो रही है, मतलब अगर अंदर की साइड में इन्वर्टेड है तो उसको बोलेंगे एंट्रोपियन, और अगर यही हमारी लिड मार्जिन्स आउटवर्टेड रहती हैं यानी बाहर की तरफ निकली हुई रहती हैं तो उसको बोलेंगे एक्ट्रोपियन। नेक्स्ट है कंजक्टिवा, यानी कि जो हमारे क्लोजर एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें नेक्स्ट जो हमारा आएगा वो आएगा कंजक्टिवा, यानी जब हम कंजक्टिवा के एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो कंजक्टिवा है एग्जामिनेशन ऑफ लोअर पल्पेब्रल एंड लोअर बल्बर कंजक्टिवा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो कंजक्टिवा होती है ये इसके 2 पार्ट्स हैं, एक बल्बर कंजक्टिवा और एक जो है हमारा पल्पेब्रल कंजक्टिवा। तो जो हमारा बल्बर कंजक्टिवा होता है यानी कि जो हमारा आईज है इसके ऊपर कंजक्टिवा रहती है, तो जो हमें सामने से दिख रही है यानी जो हमारा वाइट पोर्शन है ये सारा जो आई का जो आई बॉल का जो पूरा पोर्शन हमें बाहर से दिख रहा है, ये इसके ऊपर जो कंजक्टिवा है वो हमारी कहलाती है बल्बर कंजक्टिवा। और नेक्स्ट जो हमारा आता है पैल्पेब्रल कंजक्टिवा, तो जो पैल्पेब्रल कंजक्टिवा जो है वो हमारी जो आईलिड्स के नीचे, मतलब नीचे की तरफ अगर हम ऐसे नीचे करेंगे तो ये जो आईलिड्स के अंदर की तरफ, मतलब अंदर की तरफ जो ये कंजक्टिवा रहती है, ऐसे ही ऊपर आईलिड के अंदर की तरफ जो कंजक्टिवा रहती है वो हमारी कहलाती है पैल्पेब्रल कंजक्टिवा। तो सबसे पहले बल्बर कंजक्टिवा जो है हमें इसमें देखना है कि कहीं यहाँ पर कोई कंजेशन तो नहीं है, या यहाँ पे कोई एडिमा या ना स्वेलिंग तो नहीं है, या कीमोसिस कोई कीमोसिस तो नहीं है, ठीक है, या फिर ट्यूमर तो नहीं है कोई, या फिर कोई सब कंजक्टिवल हैमरेज तो नहीं है, या नोड्यूल तो नहीं है, या पिगमेंटेशन, यानी ये सारी चीज़ें हमें टेस्ट करनी है कि कहीं ये जो सारी चीज़ें हैं बल्बर कंजक्टिवा में प्रेजेंट हैं या नहीं। नेक्स्ट है हमारा अपर एंड लोअर पैल्पेब्रल कंजक्टिवा, यानी कि जो हमारी पैल्पेब्रल कंजक्टिवा है उसमें हमें कोई प्रेजेंस ऑफ फॉलिकल तो नहीं है, या कोई पैपिली तो नहीं है, या कोई ट्यूमर या फिर कोई फॉरेन बॉडी वहाँ पर प्रेजेंट तो नहीं है, तो हमें ये सब चीज़ें देखनी है कंजक्टिवा के अंदर। नेक्स्ट हमारा आता है लेक्राइमल एपरेटस, ठीक है, यानी कि जो हमारा पूरा जहाँ से हमारे आंसू बनते हैं, बनने के बाद आई के स्ट्रक्चर में आपको आई के एनाटॉमी में बताया गया है कि जो मतलब जो लेक्राइमल पैसेज है यानी कि नोज से जो है आई का कनेक्शन रहता है, वहाँ पे बहुत सारी स्ट्रक्चर्स होती हैं, वो आपको पता होनी चाहिए तभी आप इसको समझ सकते हो, ठीक है। तो लेक्राइमल एपरेटस में हम क्या देखेंगे कि कहीं रेडनेस और स्वेलिंग तो नहीं है, या फिर कोई फिस्टुलस ओपनिंग ऑन स्किन ओवर द सैक एरिया, यानी कि जो इसमें क्या होता है लेक्राइमल सैक प्रेजेंट होता है जो कि हमारे आइज़ के यहाँ पर रहता है, ठीक है। तो उस सैक में कोई फिस्टुलस ओपनिंग तो नहीं है, इसकी स्किन के ऊपर कोई मतलब फिस्टुलस ओपनिंग तो प्रेजेंट नहीं है सैक एरिया में, या फिर रिगरगिटेशन ऑफ वाटरी म्यूकॉइड एंड म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज, यानी कि जो हमारा मतलब एपरेटस है यानी लेक्राइमल एपरेटस है, ठीक है, फ्रॉम द पंक्टम। तो पंक्टम क्या होता है, जो लेक्राइमल सैक है, अब क्या होता है जैसे आंसू बनते हैं हमारी आइज़ में, क्या बने आंसू बने, तो जैसे ही वो आंसू बने तो वो कई बार देखा होगा, मतलब देखा ही जाता है कि जब कोई रोता है तो उसकी जो नोज़ है, नोज़ से भी क्या होता है पानी निकलने लगता है, तो वो पानी कैसे पहुंचता है, तो हमारी यहाँ पर क्या होता है लेक्राइमल सैक होती है, और लेक्राइमल सैक जो है
लेक्राइमल डक्ट के थ्रू आई से कनेक्शन में रहती है। तो जब वो आई से कनेक्शन बनाती है तो आइस के अंदर जो है पंक्टम, यानी उसकी जो वो डक्ट जिस ओपनिंग से अंदर आता है उसको पंक्टम बोला जाता है। ठीक है, तो उस पंक्टम से हमें ये देखना है, जो लेक्राइमल एपरेटस है उसमें हमें ये देखना है कि उस पंक्टम के थ्रू कोई वाटर, कोई म्यूकॉइड या म्यूकोपोलेंट डिस्चार्ज जो है वो रिगरगिटेट तो नहीं हो रहा है, यानी कि बैक फ्लो करके वापस तो नहीं आ रहा है। तो उस चीज़ का हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। तो अच्छा, बैक फ्लो होगा कब, तो हमें ये पूरा तरह से ध्यान रखना चाहिए कि बैक फ्लो तभी होगा जब यहाँ पर कहीं पर ब्लॉकेज होगा। ठीक है, तो उस ब्लॉकेज को टेस्ट करने का भी एक तरीका है, हम टेस्ट करेंगे पेटेंसी ऑफ लेक्राइमल पैसेज, यानी कि जो लेक्राइमल पैसेज होता है उसमें पेटेंसी यानी कि कोई ब्लॉकेज तो नहीं है। उस ब्लॉकेज को देखने के लिए क्या करते हैं, हम एक टेस्ट करते हैं। तो उस टेस्ट में क्या करेंगे कि डायलिटेशन ऑफ लोअर पंक्टम बाय पंक्टम डायलेटर, यानी कि पंक्टम जो होते हैं वो 2, यानी कि जो लेक्राइमल डक्ट्स होती हैं उनकी जो ओपनिंग, यानी लेक्राइमल कैनाल्स की जो ओपनिंग होती है वो अपर एंड लोअर साइड से होती है। तो एक अपर पंक्टम होता है, एक लोअर पंक्टम। ठीक है, तो जो लोअर पंक्टम है उसमें क्या करेंगे, हम एक डायलेटर डालेंगे। डायलेट करने के बाद, यानी कि जब वो हमने डायलेटर डाला, उस डायलेटर को डालने के बाद वहाँ पे कैनुला एंटर थ्रू इट, यानी कि इस पंक्टम ओपनिंग से एक कैनुला को उसमें एंटर करेंगे। जैसे कि हम हाथ में कैनुला लगाते हैं, इस तरह से ही वहाँ पर क्या करेंगे, पंक्टम के थ्रू एक कैनुला को लगाएंगे, यानी कि इसको लोअर पंक्टम से एंटर करेंगे। देन उसके बाद सिरिंजिंग करेंगे। जैसे कि हम नॉर्मली कैनुला लगाते हैं, कैनुला में क्या लगाते हैं, आईवी ड्रिप डालते हैं, उसमें क्या करते हैं, सॉल्यूशन को डालते हैं। ठीक है, आईवी ड्रिप। तो ऐसे ही अब यहाँ पे हमने कैनुला लगाया तो यहाँ पे भी हम एक सॉल्यूशन को डालेंगे। ठीक है, वो होगा मर्क्यूरोक्रोम सॉल्यूशन। तो जब हम उस सॉल्यूशन को डालेंगे पास इनटू द नोज़, जब वो सॉल्यूशन डालने के बाद अगर वो नोज़ से पास हो जाए, यानी कि क्योंकि नाक मतलब लेक्राइमल नेज़ो लेक्राइमल पैसेज यहाँ पर होता है, तो वो क्या करता है कि उस लेक्राइमल सेक से होते हुए जो भी कुछ भी सॉल्यूशन है वो क्या करता है, नोज़ में आ जाता है। तो हम समझेंगे कि नो ब्लॉकेज, तो वहाँ पर कोई भी ब्लॉकेज नहीं है। लेकिन अगर वही सॉल्यूशन जब हम डालते हैं तो नो पास और रिगरगिटेड, यानी कि वो पास नहीं होता है और बैक फ्लो हो जाता है, यानी कि वापस दोबारा से उसी पैसेज के वापस आ जाता है। तो हम समझेंगे कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई ब्लॉकेज प्रेजेंट है। ठीक है, तो यानी कि लेक्राइमल पैसेज में कोई पेटेंसी है या नहीं है, कोई ब्लॉकेज है या नहीं है, वो इस टेस्ट के द्वारा हम पता कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा स्क्लेरा, यानी कि स्क्लेरा का जो हम एग्जामिनेशन करेंगे तो उसमें क्या होगा, उसका पहले हम कलर देखेंगे, फिर देखेंगे उसमें टेंडरनेस तो प्रेजेंट नहीं है, या फिर ये देखना है कि प्रेजेंस ऑफ स्टेफाइलोमा, यानी कि कोई पैथोजन की, ये स्टेफाइलोमा जो है ये पैथोजन की वजह से या फिर किसी ट्रॉमा की वजह से डेवलप हो जाता है आई में। तो हमें ये देखना है कि स्क्लेरा में स्टेफाइलोमा तो प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट इसके बाद हमारा आता है कॉर्निया, यानी हम कॉर्निया को देखेंगे। कॉर्निया में क्या है, नॉर्मल जो उसका डायामीटर है वो 10 से लेके 12 mm तक रहता है। फिर अगर ये लेस देन 10 है, अगर इसका कॉर्निया का डायामीटर अगर हमारा लेस देन 10 रहता है तो हम उसको माइक्रो कॉर्निया बोलते हैं, या फिर अगर मोर देन 14 हो जाता है तो हम उसको बोलेंगे मिगेलो कॉर्निया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे अगर कॉर्निया सेंटर बल्जिंग है, ठीक है, अगर सेंट्रल से बल्ज हो गया है तो उसे किरेटो कोनस बोलते हैं, और ये कॉमन इन यंग गर्ल्स में काफ़ी कॉमन ये हो जाता है। नेक्स्ट है एंटायर कॉर्निया बल्जिंग, यानी कि जो पूरा कॉर्निया है अगर वो बल्ज हो जाता है तो उसे किरेटो ग्लोबस कहते हैं। नेक्स्ट है इसमें फ्लैट कॉर्निया, अगर कॉर्निया को अगर हम देखते हैं और वो फ्लैट हो जाता है तो उसको बोलेंगे कॉर्निया प्लेना। नेक्स्ट कॉर्नियल ओपेसिटी प्रेजेंट, यानी कि अगर कॉर्निया में कोई ओपेसिटी प्रेजेंट रहती है तो हमें वहाँ पर हम समझ सकते हैं कि उसके अंदर क्या हो सकता है, नेब्यूला, मैक्यूला या फिर ल्यूकोमा उसमें प्रेजेंट हो सकता है। नेक्स्ट है वेस्कुलराइजेशन ऑफ कॉर्निया, यानी कि नॉर्मली कॉर्निया में वेस्कुलराइजेशन नहीं होता, बट अगर उसमें वेस्कुलराइजेशन अगर प्रेजेंट हो, यानी कि ब्लड वेसल्स, वेस्कुलराइजेशन का मतलब ब्लड वेसल्स अगर प्रेजेंट हो या ब्लड सप्लाई ज़्यादा हो तो वहाँ पर क्या होगा, वो किस किस कंडीशन में हो सकता है, ट्रैकोमा या कॉर्नियल अल्सर में ऐसा हो सकता है, या ग्लूकोमा में ऐसा हो सकता है, केरेटाइटिस में या ऑक्यूलर बर्न में इस तरह की सिचुएशन हमें दिख सकती है। नेक्स्ट है हमारा कि हमारे आई में एंटीरियर चैम्बर होता है, तो एंटीरियर चैम्बर की जो नॉर्मल डेप्थ होती है वो 2.5 mm होती है। ठीक है, अगर वो डेप्थ शैलो, मतलब अगर हमारा जो एंटीरियर चैम्बर है अगर वो शैलो है, ठीक है, शैलो एंटीरियर चैम्बर भी हमें कई बार क्या हो सकता है, दिख सकता है, या फिर उसमें प्रेजेंस ऑफ ब्लड, यानी कि जो एंटीरियर चैम्बर में एक्वस ह्यूमर प्रेजेंट होता है लेकिन अगर उसमें हमें ब्लड के भी कुछ पार्टिकल्स दिखते हैं या ब्लड भी दिखता है तो उसे हम बोलेंगे हाइपेमिया। अगर वहाँ पे प्रेजेंस ऑफ पस है, अगर पस प्रेजेंट है तो उसे बोलेंगे हाइपोपायोन।
या फिर अगर वहाँ पे प्रेजेंट है कुछ प्रोटीन पार्टिकल्स तो उसको बोलेंगे एक्वस फ्लेयर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है यानी एंटीरियर चैम्बर में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं उसके अकॉर्डिंग हम उसमें क्या क्या कंडीशन समझ सकते हैं, या फिर कॉर्निया में उसकी नॉर्मल डायमीटर कैसी है या उसका नॉर्मल शेप कैसा है, अगर वो प्रेजेंट नहीं है बल्जिंग प्रेजेंट है तो हम कौन कौन सी कंडीशन समझ सकते हैं, या फिर जो स्क्लेरा है स्क्लेरा में हमें क्या क्या चीज़ें देखनी है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो हमारा है आइरिस, यानी कि जब हम आइरिस का एग्जामिनेशन करेंगे तो हमें क्या करना है, तो हमें ये देखना है कि अगर आइरिस स्मूथ सरफेस है, नॉर्मली क्या होता है जो आइरिस का सरफेस रहता है वो स्मूथ नहीं रहता है, लेकिन अगर आइरिस का सरफेस स्मूथ हो जाता है तो हम उसे समझेंगे कि आइराइटिस यानी कि वहाँ पर कोई इन्फ्लामेशन है, या फिर जो आइरिस है अगर वो मडी हो जाता है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे आइरिडोसाइक्लाइटिस बोलेंगे उसको। नेक्स्ट है प्यूपिल, प्यूपिल को हम देखेंगे तो प्यूपिल जो नॉर्मली जो होता है इसका डायामीटर जो है वो 4 mm रहता है और वो सर्कुलर रहता है। अगर जो प्यूपिल है वो सर्कुलर ना होकर इरेगुलर हो और इकोसेंट्रिक हो तो उसे बोलेंगे कोरेक्टोपिया। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या है, जो प्यूपिल होता है वो कॉन्ट्रालेटरल प्यूपिल का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उसको हम बोलते हैं को कंसेंशुअल रिएक्शन ऑफ आइरिस टू लाइट, यानी कि लाइट के लिए जो आइरिस है उसके अंदर कॉन्ट्रालेटरल प्यूपिल कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो अगर हम उसको देखेंगे अगर वो कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है क्योंकि प्यूपिल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, ठीक है, और डायलेट होती है, तो अगर वो डायलेट और कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रही है तो हम वहाँ पर भी ये देख सकते हैं कि प्यूपिल सही तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, तो उससे हमें उसका पता चल सकता है। नेक्स्ट है लेंस, लेंस में क्या देखेंगे, नॉर्मली जो लेंस होता है वो ब्राउन कलर का रहता है, लेकिन अगर वही लेंस जो है ग्रे कलर का दिखे तो हम समझेंगे इमेच्योर कैटरैक्ट है, अगर वही पर्ली वाइट दिखेगा तो हम समझेंगे कि वो मैच्योर कैटरैक्ट है, और अगर वो मिल्की वाइट दिखेगा तो हमें ये समझना है कि वो हाइपर मैच्योर कैटरैक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद है जो इंट्रा ऑक्यूलर टेंशन होता है यानी प्रेशर, आप बोल सकते हो कि इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर जो होता है उसको नापने के लिए 2 मेथड्स हैं। फर्स्ट है मोनोमेट्री मेथड एंड सेकेंड है टोनोमेट्री मेथड। जो टोनोमेट्री मेथड है वो भी 2 टाइप्स का है, डिजिटल एंड इंस्ट्रूमेंटल। ठीक है, तो ये दोनों मेथड से क्या करते हैं हम जो है टेंशन को नापते हैं, जो इंट्रा ऑक्यूलर टेंशन होता है या इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर होता है उसको नापने के लिए ये दोनों मेथड्स हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है अब हम देखेंगे एग्जामिनेशन ऑफ फंक्शन ऑफ आई, यानी कि जो फंक्शन है आइज़ के फंक्शन को देखने के लिए कौन कौन से एग्जामिनेशन किए जाते हैं। तो इसमें फर्स्ट टॉपिक जो है फर्स्ट जो आएगा वो है विजुअल एक्टिविटीज़, यानी विजुअल एक्टिविटीज़ को देखने के लिए उसमें भी फर्स्ट जो है डिस्टेंट विजन, यानी कि जो दूर का हमें अच्छे से दिख रहा है या नहीं दिख रहा है उसको जानने के लिए एक टेस्ट किया जाता है जिसे स्नेलन्स टेस्ट कहते हैं। इसमें क्या करते हैं, जब एक पेशेंट हमारे पास आता है तो हम उसको एक, जैसे ये पेशेंट है उससे 6 मीटर की दूरी पर, ये डिस्टेंस जो है 6 मीटर की दूरी पर आपने देखा होगा इसमें अल्फ़ाबेट्स लिखे रहते हैं रैंडमली, इसमें क्या है जैसे कि KWVX इस तरह से अल्फ़ाबेट्स लिखे रहते हैं, तो उसको 6 मीटर की दूरी पर बिठाकर हम पूछते हैं कि वो सही से पढ़ पा रहा है या नहीं पढ़ पा रहा है। फिर अगर वो पढ़ पाता है, ठीक है, तो हम उसको समझेंगे कि ये नॉर्मल है, यानी कि उसको जो दूर का है वो नॉर्मल दिखाई दे रहा है। अगर उसको फिर भी नहीं दिखता तो फिर हम इस डिस्टेंस को धीरे धीरे कम करते जाएंगे, यानी कि 5 मीटर 4 मीटर 3 मीटर, ठीक है, 2 मीटर 1 मीटर। और अगर उसको फिर भी दिखाई नहीं देता है, ठीक है, अगर उसको फिर भी नहीं दिखाई देता तो फिर उसके बाद हम काउंट फिंगर काउंट करने का टेस्ट करते हैं, मतलब उसको बोलते हैं कि फिंगर्स को काउंट करके बताओ कितनी फिंगर्स है, 1 है 2 है 3 है। अगर वो उसको भी नहीं काउंट कर पाता है तो उसके बाद हम हैंड मूवमेंट्स टेस्ट करते हैं, यानी कि उसके आँख के सामने हम हैंड का मूवमेंट्स करेंगे और उससे पूछेंगे कि आपको हैंड मूव करता हुआ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। दैन उसके बाद अगर तभी वो नहीं देख पाए या हैंड का मूवमेंट्स को काउंट नहीं कर पाए तो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हम लाइट की प्रेजेंस को देखेंगे, यानी कि लाइट जलाएंगे और उसको ऑफ, मतलब लाइट को ऑन करेंगे और ऑफ करेंगे और पेशेंट से पूछेंगे कि क्या आपको लाइट जलती हुई दिख रही है या नहीं दिख रही है। तो इस डिस्टेंस विज़न के अंदर ये सारे टेस्ट आते हैं। ठीक है, इसकी जो नॉर्मल है वो नॉर्मल रेंज जो रहती है वो 6/6 है। 6 इसलिए क्योंकि इसको 6 मीटर की दूरी पर बिठाकर हम दिखाते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आता है नियर विज़न, ठीक है, कि उसको जो है पेशेंट को नियर विज़न में क्या करते हैं, थोड़े डिस्टेंस से उसको पढ़ने के लिए बोलते हैं और देखते हैं कि उसको पढ़ना आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो उससे हमें नियर विज़न का पता चल जाता है। उसके बाद आता है हमारा कलर विज़न। कलर विज़न यानी कि
अगर हम जो पेशेंट हमारे पास आया है वो कलर में डिफ्रेंशिएशन कर पाता है या नहीं कर पाता है। जैसे किसी पेशेंट को कलर ब्लाइंडनेस रहता है तो वो कलर में डिफ्रेंशिएशन नहीं कर पाते, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो कलर डिफ्रेंशिएशन नहीं कर पा रहा है। तो हम उससे पूछेंगे, जैसे कि अगर किसी को रेड कलर का डिफ्रेंशिएशन नहीं कर पाता तो उसे प्रोप्टोनोप्स बोलते हैं। अगर कोई ग्रीन कलर का डिफ्रेंशिएशन नहीं कर पाता उसे डेंटेरेनोप्स बोलते हैं। फिर जो ब्लू का नहीं कर पाता उसे टेंटोप्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये तीनों जो है कलर्स हैं, इनको जानना बहुत ज़रूरी है। और अगर इन कलर को नहीं वो आइडेंटिफाई कर पा रहा है तो हम समझेंगे कि उसको कोई कलर विज़न में डिस्टर्बेंस है। नेक्स्ट इसके बाद है फील्ड ऑफ विज़न, यानी कि जब हम कोई भी चीज़ देखते हैं तो अपवर्ड मूवमेंट में, मतलब अपवर्ड भी देखते हैं, डाउनवर्ड, इनवर्ड एंड आउटवर्ड, यानी कि चारों तरफ हम देख सकते हैं। तो फील्ड मतलब हमारे विज़न का जो फील्ड है वो कितना रहता है, तो नॉर्मली अपवर्ड में 60 डिग्री होना चाहिए, डाउनवर्ड में जो है 70 डिग्री होता है, इनवर्ड में 60 डिग्री एंड आउटवर्ड में 100 डिग्री रहता है। तो ये जो है इन सभी से हम आइज़ के फंक्शन का पता कर सकते हैं। फर्स्ट से हमें पता चलेगा विजुअल एक्टिविटी से कि कितना दूर का हम देख पा रहे हैं और कितने पास का हम देख पा रहे हैं। नेक्स्ट उसके बाद कलर्स, जो हमारी आइज़ कलर देखती है तो उसमें डिफ्रेंशिएशन कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, उसको देखेंगे। नेक्स्ट उसके बाद है फील्ड, यानी कि कितनी डिस्टेंस तक, यानी फील्ड यानी कि चारों तरफ वो देख पा रही है या नहीं, और अगर देख रही है तो सही से देख पा रही है या नहीं देख पा रही है। फिर और भी टेस्ट है, जैसे पेरीमीटर टेस्ट है, उससे भी हम आइज़ की डिफरेंट एग्जामिनेशंस कर सकते हैं। फिर स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन टेस्ट है। ठीक है, इस तरह से और भी टेस्ट हैं जिनके द्वारा क्या कर सकते हैं, हम एग्जामिनेशन कर सकते हैं। तो ये जो एग्जामिनेशन ऑफ आई है, इसको मतलब मेनली जो है से आप बोल सकते हो कि जैसे कोई पेशेंट हमारे पास आया है तो पहले हमें उससे पूछना है कि उसकी हिस्ट्री क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं, जैसे कि हिस्ट्री क्या है उसकी, यानी कि उसको पहले कभी कुछ हुआ है या नहीं। फर्स्ट हेडिंग आपको हिस्ट्री याद रखना है। फिर सेकंड जो आपको याद रखना है, प्रीलिमिनरी जो एग्जामिनेशंस होते हैं, यानी कि पेशेंट आपके पास आया तो स्टार्टिंग में आप कौन सी एग्जामिनेशन करोगे, देन उसके बाद जो है हम उसका जो है दूसरे एग्जामिनेशंस करेंगे, यानी कि जो मतलब उसको ऑब्जर्व करके पहले हमने प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन किया, देन उसके बाद जो है हम उसके अदर एग्जामिनेशंस करेंगे। फिर कौन कौन से इसमें टेस्ट होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, ठीक है, किस तरह से होना है। फिर हमें एक सीक्वेंस वाइज चलना है कि जैसे आइज़ में कॉर्निया का एग्जामिनेशन कैसे करना है, यानी हमें कोई भी चीज़ नहीं छोड़नी है और अच्छे से ही इसका एग्जामिनेशन करना है। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।